MH370 ये वो रहस्यमय जहाज था जो उड़ान भरने के बाद गायब हो गया। MH370. Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight 310 to Beijing. Alexander 370. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. और इसको खोजने के लिए कई मुल्कों की टीमों ने तलाश करने की कोशिश की। इसमें कई साल का वक्त और करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद इसका पता नहीं लगाया जा सका। आखिर कैसे इतनी बड़ी जहाज़ रातों रात गायब हो गई और इतने सारे पैसे खर्च करने के बावजूद भी इसका पता नहीं लगाया जा सका। आइए जानते हैं इस वीडियो में। कोलालमपुर से बीजिंग जाने वाली MH370 कोलालमपुर एयरपोर्ट पर उड़ान भरने को बिल्कुल तैयार खड़ी थी। इस फ्लाइट के कैप्टन थे ज़हरी अहमद शाह, जो कि वेल एक्सपीरियंस कैप्टन थे। वहीं को पायलट 27 साल के फारिक अहमद थे, जो कि अपने कैरियर के शुरुआती दौर में थे। ये फ्लाइट कोलालमपुर एयरपोर्ट से रात के 12:42 पर टेक ऑफ करती है और इसका डेस्टिनेशन होता है चाइना का बीजिंग शहर। इस फ्लाइट में टोटल 227 पैसेंजर, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट शामिल थे। फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। रात के तकरीबन 1:19 पर यह फ्लाइट वियतनाम एयर स्पेस में इंटर करती है। इस फ्लाइट का कनेक्शन हो ची मिन ATC से हो जाता है, जहां यह फ्लाइट कोलालमपुर ATC को गुड बाय कहती है। इस फ्लाइट से आने वाली ये आखिरी आवाज बन जाती है। वियतनाम एयर स्पेस में पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद ये फ्लाइट कोलालमपुर ATC के रडार से गायब हो जाती है कि अब जहाज मलेशियन एयर स्पेस को क्रॉस कर चुकी होती है। लेकिन सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब जहाज वियतनाम की हो ची मिन ATC से भी संपर्क नहीं बनाती है। हो ची मिन ATC बार बार इस फ्लाइट से संपर्क बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है और बन जाती है दुनिया की सबसे मिस्टीरियस फ्लाइट। जब संपर्क नहीं बन पाता तो हो ची मिन ATC कोलालमपुर ATC को इस बारे में बताती है। कोलालमपुर ATC को लगता है कि यह कोई टेक्निकल खराबी के कारण हुआ है, जिसकी वजह से MH370 ATC से संपर्क नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर कोलालमपुर की एरोनॉटिकल रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर को 1 घंटे के अंदर अंदर नोटिफाई करना चाहिए था कि यहाँ पर प्लेन रडार से गायब हो चुका है, लेकिन ये लोग 5 घंटे बाद इमरजेंसी की शुरुआत करते हैं। तब तक सुबह के 6:32 हो चुके होते हैं। इस प्लेन का आखिरी सिग्नल रात के 1:19 पर हो ची मिन ATC को मिला था, यानी 5 घंटे बाद शुरू होती है इस प्लेन को खोजने की तैयारी। और जहां पर प्लेन का आखिरी सिग्नल मिला था वहां पर कई सौ किलोमीटर के डिस्टेंस में इस प्लेन को खोजा जाता है। इस सर्च ऑपरेशन में दुनिया की 7 मुल्कों की टीमों ने हिस्सा लिया था और कई वेसल्स और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इस सर्च ऑपरेशन को करते हुए तकरीबन 3 दिन से ज्यादा का समय गुजर चुका होता है, लेकिन टीम को प्लेन का कुछ भी सुराग नहीं मिलता। लेकिन 12 मार्च 2014 को इस फ्लाइट को लेकर एक सनसनीखेज खबर आती है। दरअसल उस दिन इस फ्लाइट ने किसी भी सिविलियन रडार से कांटेक्ट नहीं बनाया था, लेकिन एक मिलिट्री रडार ने इसे फैच किया था और इस मिलिट्री रडार के मुताबिक इस प्लेन ने रात के 2:22 पर कांटेक्ट बनाया था, जो कि लोकेशन था स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। यह फ्लाइट इंडियन ओशियन में स्ट्रेट आगे अंडमान निकोबार की तरफ बढ़ती जा रही थी और ये लोकेशन प्लेन के एक्चुअल लोकेशन से ठीक उल्टा था। खबर सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब इस घटना ने नया मोड़ ले लिया था। आखिर ये प्लेन कहाँ गया? क्या ये प्लेन इंडियन ओशियन से होते हुए हिमालय की ऊंची चोटी से टकरा तो नहीं गया? सवाल अनेक थे मगर जवाब कुछ भी नहीं। रिसर्च ऑपरेशन टीम ने भी अपना काम बंद कर दिया, चूंकि वहां प्लेन था ही नहीं। फिर अगले कुछ दिनों बाद खबर आती है कि इस फ्लाइट ने एक सैटेलाइट से भी कांटेक्ट बनाने की कोशिश की थी, जो कि कोई हैरत की बात नहीं। दरअसल बोइंग के इन जहाज़ों में इस तरह की टेक्नोलॉजी दी जाती है जिससे प्लेन खुद ही सैटेलाइट से कांटेक्ट करते हैं, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन सैटेलाइट को इस बात का पता नहीं था कि जहाज़ कौन से लोकेशन पर है। लेकिन रिसर्च टीम ने सोचा कि क्यों न हम एक एक्सपेरिमेंट करें, जिसमें उन्होंने सोचा कि जब सैटेलाइट ने फ्लाइट का सिग्नल रिसीव किया तो सैटेलाइट का एंटीना प्लेन के डायरेक्शन में होगा और इसके बेसिस पर प्लेन का लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। जब रिसर्च टीम ने इस सैटेलाइट और प्लेन के डायरेक्शन को कैलकुलेट किया तो एक काफ़ी बड़ा एरिया निकल के आया।
जिससे प्लेन का एग्जैक्ट लोकेशन का तो पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन एस्टीमेट लोकेशन निकल कर आ गया। फ्लाइट ने 7 अलग अलग टाइम में अलग अलग लोकेशन पर सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए ये 7 बड़े सर्कल दिख रहे हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर में फैले हुए हैं। इन्हें सैटेलाइट हैंडशेक के नाम से पुकारा गया और हर सर्कल में टाइम मेंशन किया गया है कि किस टाइम में प्लेन ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। लेकिन जो कि लास्ट वाला सर्कल है वो ये बताता है कि प्लेन ने आखिरी बार कम्युनिकेट करने की किस वक्त कोशिश की थी। ये प्लेन सर्कल इंडियन ओशियन, अरब सी, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था। इतने बड़े एरिया में जहाज को खोजना रिसर्च टीम के लिए एक चैलेंजिंग था, लेकिन रिसर्च टीम ने एक और रास्ता निकाला। इन्होंने प्लेन के फ्यूल और रूट को कैलकुलेट किया, फिर एस्टिमेट किया, तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट इंडियन ओशियन में इस कर्व आर्क एरिया में जहाज होने का अंदेशा लगाया। और इसके बाद शुरू होता है अब तक का सबसे बड़ा समुद्री सर्च ऑपरेशन। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में भी टीम को जहाज का अता पता नहीं मिल पाता है और आखिर इसे भी बंद करना पड़ता है। लेकिन अब सर्च ऑपरेशन के लिए एक नया तरीका अपनाया गया। उन्होंने डीप सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की। इसमें समुद्र के नीचे पेटी तक मैपिंग किया गया ताकि समुद्र के तलहटी में भी अगर जहाज का मलबा दबा हो तो पता लग सके। ये सर्च ऑपरेशन कई साल तक चलता रहा, जिसमें कई 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। आखिरकार 3 साल तक चले इस सर्च ऑपरेशन को बंद करना पड़ा, क्योंकि इसमें भी रिसर्च टीम को प्लेन का अता पता नहीं मिल पाता है। लेकिन जुलाई 2015 में एक अच्छी खबर मिलती है, जहां इस प्लेन का एक टूटा हुआ टुकड़ा मेडागास्कर के तट पर मिलता है। ये प्लेन का फ्लैप्रॉन था जो कि लैंडिंग के समय काम आता है। ये फ्लैप्रॉन एक टूरिस्ट को मिला था जो कि मेडागास्कर घूमने को आया था। और जब इस फ्लैप्रॉन पर रिसर्च किया जाता है तो एक और बात का खुलासा होता है। दरअसल रिसर्च में ये बात सामने आती है कि जब जहाज समुद्र में क्रैश किया था तो वह अपने नोस यानी सामने की तरफ से क्रैश किया, जिससे उसका फ्लैप्रॉन टूटकर अलग हो गया। लेकिन फ्लाइट ऐसे कैसे क्रैश किया? क्या इसमें किसी का हाथ था? इसको लेकर मलेशियन पुलिस ने एक नया इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जहां पर पुलिस ने तमाम पैसेंजर का डेटा खंगालना शुरू किया। तब जाकर पता लगता है कि यहाँ 2 पैसेंजर ऐसे थे जो कि फेक पासपोर्ट से सफ़र कर रहे थे, जिसमें मोहम्मद मेहरदान और मोहम्मद रेजा शामिल थे। एक के पास इटालियन बंदे का चुराया गया पासपोर्ट था तो दूसरे के पास ऑस्ट्रेलियन बंदे का चुराया गया पासपोर्ट था। ये दोनों पासपोर्ट थाईलैंड में चुराए गए थे। कहा जाता है कि ये दोनों यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते थे। पहले इन्होंने बीजिंग की फ्लाइट लेनी थी, फिर बीजिंग से ये लोग यूरोप तक की फ्लाइट लेने वाले थे। इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि इनमें से एक की तो मां हैम्बर्ग जर्मनी में मौजूद थी, जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, पर जो टेरर की आशंका थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इन लोगों के पास पासपोर्ट के अलावा और भी कोई चोरी का या टेरर के सबूत नहीं मिले थे। फिर एक्सपर्ट दूसरा तर्क देते हैं। अंदाजा लगाया जाता है कि प्लेन के कॉकपिट में आग लग गई होगी, जिसके बेसिस पे प्लेन ने काम करना बंद कर दिया होगा और प्लेन क्रैश कर गया होगा। लेकिन एक्सपर्ट इस बात को भी मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि अगर कॉकपिट में आग लगी थी तो जहाज ने यू टर्न क्यों लिया? अगर लिया तो मलेशिया में दोबारा लैंड करने के बजाय पेनांग शहर के ऊपर से क्यों क्रॉस करने लगा? यहाँ पर एक्सपर्ट को ये बात उलझाई हुई थी कि जहाज में अगर किसी तरह की खराबी आई थी या आग लगने की घटना हुई थी तो जहाज ने ऑटो पायलट मोड पर पेनांग शहर पर क्रॉस करने के बाद यू शार्प टर्न कैसे ले सकता है? क्योंकि बोइंग के किसी भी जहाज में यू शार्प टर्न लेने की टेक्नोलॉजी नहीं होती है। तो बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि जहाज के साथ किसी किस्म की घटना नहीं हुई थी। पायलट ने जानबूझकर जहाज को पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड में यू टर्न किया, फिर पेनांग शहर पर यू टर्न लिया था। फिर पुलिस दोनों पायलट के घर जांच करने को जाती है, जहां चौंकाने वाले सबूत मिलते हैं। जहां फ्लाइट के कैप्टन जहरी अहमद शाह के घर पर एक फ्लाइट सिमुलेटर मिलता है। मिलना किसी पायलट के घर पे आम बात होती है, जिसमें पायलट प्लेन उड़ाने की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चौंकाने वाली बात थी वह फ्लाइट सिमुलेटर में जो डायरेक्शन डाला गया था वो सेम डायरेक्शन था जिसमें MH370 ने उड़ान भरी थी। और ये सबूत कैप्टन जहरी अहमद शाह को डायरेक्ट कटघरे में ला खड़ा कर दिया। इसके बाद मलेशियन पुलिस ने एक नए सिरे से छानबीन शुरू की। छानबीन में उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके बेसिस पे ये लगे कि कैप्टन जहरी किसी प्रॉब्लम या किसी बड़े डिप्रेशन का सामना कर रहे हों। छानबीन में उनकी पिछली जिंदगी काफी खुशहाल हालत में ही मिली। लेकिन एक्सपर्ट ने जहरी अहमद शाह के घर मिले पथ के बेसिस पे अपनी एक थ्योरी दी
उन्होंने कहा कि जब फ्लाइट टेक ऑफ कर गई तो इसके 42 मिनट बाद जब प्लेन वियतनाम एयर स्पेस ने इंटर की होगी तब कोलालमपुर एटीसी ने वियतनाम एटीसी को हैंड ओवर कर दिया होगा। लेकिन वियतनाम एटीसी बार बार प्लेन को कांटेक्ट बनाने की कोशिश करती रही होगी, कांटेक्ट नहीं बना सकी। लेकिन ऐसा तब होता है जब प्लेन का ट्रांसपॉन्डर काम करना बंद कर दे। इस प्लेन में 4 से ज्यादा डिवाइस थे जो कि एटीसी से कांटेक्ट कर सकते थे, जो कि एक साथ काम करना बंद कर देना कोई आम बात नहीं थी। और यहाँ पर अगर किसी वजह से प्लेन में खराबी आ गई तो पायलट ने यू टर्न लेने के बाद जहाज को मलेशिया में लैंड क्यों नहीं कराया। लेकिन पायलट ने यहाँ पर प्लेन को बॉर्डर के इलाके से गुजारा ताकि दोनों एटीसी को लगे कि प्लेन एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। इस रूट से जाने का साफ मकसद था कि प्लेन की लोकेशन कोई ट्रैक न कर सके। फिर प्लेन आगे जाकर मलाक्का स्ट्रेट में एक और यू टर्न लेती है, जो कि दिखाता है कि प्लेन ऑटो पायलट मोड पर नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस पायलट के जरिए उड़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल भी जन्म लेता है, प्लेन में को पायलट भी मौजूद था तो प्लेन को ऐसे कैसे अहमद जहरी शाह ने रूट पर उड़ा दिया। तो एक्सपर्ट इस बात का जवाब देते हैं कि प्लेन जब हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है तो पायलट को कुछ देर के लिए टाइम मिल जाता है जिसमें वह हल्का नाश्ता कर सके, और इसी टाइम में जब को पायलट बाहर गया होगा तो पायलट अहमद ने कॉकपिट का दरवाजा बंद कर दिया होगा। कॉकपिट का दरवाजा इतना हेवी होता है कि अगर एक बार अंदर से बंद कर दिया जाए तो कोई भी बाहर से खोल नहीं सकता। इसके बाद कैप्टन जहरी ने ऑक्सीजन का लेवल कम कर दिया होगा जिससे अंदर बैठे पैसेंजर और को पायलट बेहोश हो गए होंगे, और ऐसी हालत में पायलट अहमद जहरी ने प्लेन को समुद्र के सुनसान इलाके में ले गया होगा ताकि प्लेन को क्रैश किया जा सके। हालांकि प्लेन को पानी में लैंड कराया जा सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा कई बार हुआ जिसमें प्लेन को टेल के साइड से यानी पिछली साइड से क्रैश कराया जाता है जिससे प्लेन डूबती नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ प्लेन को नोज के बल क्रैश कराया गया जिससे प्लेन का फ्लैपरॉन टूट गया, जो कि एक टूरिस्ट को मेडागास्कर के बीच पर मिला। और इस फ्लैपरॉन और कैप्टन जहरी के घर मिले फ्लाइट सिमुलेटर के बात के बेसिस पर यह थ्योरी दी गई थी, जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी। लेकिन आज तक इस प्लेन के बारे में कोई ये नहीं बता सका कि ये प्लेन डूबा या क्या हुआ। लेकिन सन 2022 में कुछ ऐसे प्रूफ मिले जिसके बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि फ्लाइट MH370 कहां पर क्रैश किया होगा। रिचर्ड गॉडफ्रे, एक रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर, क्लेम करते हैं कि वह इस मिस्ट्री के बारे में जान गए हैं। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया जिसके बदौलत वो कहते हैं कि वह उन्हें एग्जैक्ट जगह बता सकते हैं जहां पर MH370 क्रैश किया था। उन्होंने ये कैलकुलेशन रेडियो वेव टेक्नोलॉजी से किया। बेसिकली उन्होंने रेडियो वेव के रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके ये पता लगाया है। इस वीक रेडियो वेव में वेव ऑब्जेक्ट से टकराकर रिफ्लेक्ट करती है जिसके आधार पर ऑब्जेक्ट का पता लगाया जा सकता है। बेसिकली उन्होंने जो जगह बताई ये वो समुद्र से 4000 फीट नीचे है। ये जगह 7th आर्क में आता है। उन्होंने 40 नॉटिकल माइल में ये जहाज होने की दावा किया है। पहले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जरिए सर्च किया जा चुका है लेकिन समुद्र के तल में डीप सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ था, और जो अमेरिकन कंपनी इन्फिनिटी ने जो डीप सर्च किया था उसमें ये जगह शामिल नहीं थी। रिचर्ड कहते हैं कि इस जगह पर डीप सर्च किया जाए तो 1 साल के अंदर अंदर इस जहाज को ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट रिचर्ड के इस थ्योरी को नकारते हैं। इन बात जो भी हो, MH370 का सन 2024 तक कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका कि ये जहाज कैसे डूबा और इसके पीछे किसका हाथ है।